सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो शख्सियत अगरचे हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हम में मौजूद है। उनकी खूबसूरत आवाज़ आज भी हमारे कानों के अंदर रस खोल जाती है। जी, आज हम बात कर रहे हैं अब मेरे बहुत ही पसंदीदा और बड़े सगीर के क्या पूरी दुनिया के बड़े ही मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुत ही अजीम नाम, बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत और बड़ी खूबसूरत आवाज़ उनकी। और क्या गज़ल, क्या ठुमरी, क्या गीत, क्या फ़नी गीत, क्या रोमानवी गीत। इसके अलावा सैड सॉन्ग्स, कव्वाली, नात, गर्ज, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने उसको ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसा गाया है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ लिखी ही इनके लिए गई थी और ये इसी चीज़ के मास्टर है, इसी चीज़ पर इनको बूर हासिल है। तो आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ मुख्तसर सी बात करेंगे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा छोटा सा घर बनाएंगे प्रेम की गली में। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमान। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आज भी उनके जो दोस्त ज़िंदा हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि वो बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो 24 दिसंबर सन 1924 को कोटा सुल्तानपुर में पैदा हुए, जो कि लाहौर से तकरीबन 62 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, कोटला सुल्तानपुर अमृतसर के करीब वाक़या है। मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद था और उनकी वालदा का नाम मई अला रखी था। इसके अलावा दोस्तों, उनके दो भाई थे, जिनमें एक का नाम था हाजी मोहम्मद दीन और दूसरे का नाम था हमीद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 25,000 वो गीत गाए। अब ये एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा है, क्योंकि ये वो गाने हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा वो गाने जो फिल्मों में नहीं आए और गैर फिल्मी सॉन्ग्स जिन्हें कह सकते हैं आप, वो भी गाए। तो एक रफ अंदाज़ा एक और भी है कि तकरीबन उनके 33,000 उन्होंने जो गीत गाए हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़ैमिली कोटला सुल्तानपुर से 1934 के अंदर माइग्रेट होकर लाहौर आके आबाद हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के बाहर एक फ़कीर आके गाना गाया करता था, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, तो वो बैठकर अक्सर सुना करते थे। तो उनकी दिलचस्पी देखी उनके दोस्तों ने, तो उनको कहा कि आप क्यों ना बम्बई जाकर, आज का मुंबई उस वक्त बम्बई कहलाता था, तो वहाँ पर आप मुंबई जाकर अपनी किस्मत को आजमाएं और फिल्मों के अंदर गायकी करें। तो घर वालों ने खासी मुखालफत की, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने बाकायदा गाना सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़ाहिर है मोहम्मद रफ़ी साहब को शौक़ था बहुत ज़बरदस्त किस्म का। उनको इसी दौरान उनके एक दोस्त अब्दुल हमीद साहब मिले, जिन्होंने उनको कहा कि आप चलें, आप बम्बई चलें मेरे साथ। मोहम्मद रफ़ी साहब 1944 के अंदर मुंबई शिफ्ट हो गए। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को घर के अंदर उनका निक नेम जो था, घर में उनको प्यार से पुकारा जाता था, उन्हें फीकू के घर पुकारा जाता था। किसी को क्या मालूम कि ये बच्चा जो फीकू है, ये एक दिन दुनिया के अंदर गायकी के अंदर अपना नाम कमाएगा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब अपने दोस्त अब्दुल हमीद साहब के साथ बम्बई शिफ्ट हुए, और ये कोई जो वक्त था, जो पीरियड बम्बई शिफ्ट होने का था, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को वहाँ पे हाथों हाथ लिया गया और जनाब जाते ही उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने दोस्त अब्दुल हमीद साहब के साथ भिंडी बाज़ार बम्बई के अंदर रिहाइश इख्तियार की और बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने जारी रखी। यूँ उनको वहाँ पर उनके एक दोस्त मिले
जिनका नाम था सुंदर शाम। सुंदर शाम उनके दोस्त थे जिन्होंने उन्हें लाहौर के अंदर एक गाना फिल्म गुल बलोच के लिए दिया था। तो उन्होंने बम्बई के अंदर भी मोहम्मद रफ़ी साहब की मदद की और वहाँ पर उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लेके गए। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के पास के.एल. सहगल साहब का एक प्रोग्राम था। तो बड़ा मशहूर वाक़या है। के.एल. सहगल साहब बड़े मशहूर सिंगर थे उस वक्त बम्बई में, इंडिया के, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया उस वक्त एक ही टेरिटरी में थे और दो मुल्क 1947 का वाक़या भी नहीं हुआ था। तो के.एल. सहगल साहब हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर सिंगर थे। तो दोस्तों, के.एल. सहगल जब गाने के लिए आए हॉल के अंदर, तो हॉल की लाइट जो है उस वक्त चली गई और इलेक्ट्रिसिटी फ़ेल हो गई। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश था लोगों का, तो काफ़ी शोर मचा। तो वहाँ पर इंतज़ामिया ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि वो बग़ैर माइक के वहाँ पर गाना गाएं। तो दोस्तों, वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब तक लाइट ना आई के.एल. सहगल साहब से पहले वहाँ पर परफॉर्म किया और अपनी आवाज़ का जादू जगाया। और इतनी उनकी आवाज़ें बेस थी, इतनी लाउड थी कि पूरे हॉल के अंदर उनकी आवाज़ बग़ैर माइक के गूंजती रही। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे श्याम सुंदर साहब की, जो उन्होंने उनको अपनी फ़िल्म के लिए जो उनको गाना जो है वो दिया। वो फ़िल्म का नाम था C.I.D. और उस फिल्म के अंदर उन्होंने जो गाना गाया उसका नाम था लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार। ये डुएट उन्होंने गाया अपनी इस फिल्म के अंदर, जो कि श्याम सुंदर साहब ने उनको वो लेकर दी। इसके बाद उनकी मुलाकात नौशाद साहब से हुई, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और उन्होंने उनके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम किया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये नौजवान आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा, और यूँ नौशाद साहब की वो बात सच साबित हुई और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत नाम कमाया फ़िल्मी दुनिया के अंदर और संगीत की दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, यूँ फिर इसी दौरान 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान जो है वो अलहदा मुल्क बन गया और हिंदुस्तान अलग मुल्क बन गया, इंडिया यानी अलग मुल्क बन गया। तो उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हुए और उन्होंने हिजरत की। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की उस वक्त एक बेटा था, एक बच्चा था उनका, और उनकी बीवी थी। तो उनकी वाइफ ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान जाकर रहें, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के अंदर ही रहेंगे और बम्बई के अंदर ही फ़िल्मों के अंदर अपनी जो है वो किस्मत आजमाते रहेंगे। तो यूँ मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो दूरी पैदा हो गई और उनकी वाइफ जो है वो उनको छोड़कर पाकिस्तान यानी लाहौर शिफ्ट हो गई, जो कि आज भी उनके इधर आबाई रिहाइश भाटी गेट लाहौर के अंदर है। तो यूँ पहली जो इनकी बीवी थी, पहली बेगम थी, उनके अंदर इनके दरमियान जो है वो सेपरेशन हो गई। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहाँ बम्बई के अंदर ही एक ख़ातून बिल्किस बेगम नामी एक ख़ातून से शादी की, और जिसके बाद उनको इस शादी के बाद एक बहुत ही यानी एक भरा हुआ ख़ानदान मिला और बहुत ज़्यादा उनके जो है वो वहाँ पे अजीज़ व अकारब जो थे इस शादी के बाद जो है वो बने, और पूरी एक बेहतरीन किस्म की फ़ैमिली जो है वो वहाँ पनपी बम्बई के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ही मशहूर अदाकारों के पीछे प्लेबैक सिंगिंग की, जिनके अंदर धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, देव आनंद और इन जैसे और कई जो है वो मशहूर इंडियन हीरोज़ हैं, उनके लिए उन्होंने गीत गाए और उनके पीछे जो है एज अ प्लेबैक सिंगर अपने सुरों को सजाया। दोस्तों, इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन, रोशन, S.D. बर्मन और नौशाद साहब के अलावा बहुत से मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और उनके लिए गीत गाए। और इसके अलावा उनकी को सिंगर जो थी लता और आशा भोसले, उनके साथ भी उन्होंने बड़े ही मशहूर डुएट्स किए। और इसी दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब की लता जी से वो झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात पर था कि जो लता जी थी वो कहती थी कि सिंगर्स को भी यानी अदाकारों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की जो ख़यालात थे वो इससे ज़रा मुख्तलिफ थे। इस वजह से इन दोनों बड़े सिंगर्स के दरमियान आपस में झगड़ा हुआ और तकरीबन मैंने मतलब जिस तरह पढ़ा कि तकरीबन 8 से 10 साल तक इन्होंने मिल के कोई डुएट नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है सारे जो इंडस्ट्री के दोस्त थे वो देख रहे थे कि इन दोनों बड़े सिंगर्स के दरमियान झगड़ा है, तो उन्होंने मिल मिलाकर आखिरकार काफ़ी सालों के बाद उनकी सुलह करवाई और उसके बाद दोबारा से मोहम्मद रफ़ी साहब और लता साहिबा ने गीत गाए और दोबारा से वो अरूज पाया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाक़या मशहूर है।
मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे उन्होंने एक भजन गाया इंडिया के अंदर एक फ़िल्म बीजू बावरा के लिए, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। जब उन्होंने ये भजन गाया तो उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब क्या मांगते हैं आप आज अपने मुंह से मांगें कि आप क्या मांगते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या एक खूबसूरत बात की कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी निस्बत जो है वो आका हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और मेरे वालिदैन ने मेरा नाम इसीलिए मोहम्मद रफ़ी रखा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी टीवी पर या रेडियो पर अनाउंसमेंट की जाए मेरे नाम की, तो मेरे नाम के साथ मोहम्मद रफ़ी करके बुलाया जाए, ना कि रफ़ी करके बुलाया जाए। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने ये उस वक्त ऑर्डर किया कि जब भी मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लिखा जाएगा या पुकारा जाएगा किसी भी टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर, तो उनके नाम के साथ मोहम्मद लाज़मी लिखा जाए और मोहम्मद लाज़मी पढ़ा जाए। यूँ मोहम्मद रफ़ी साहब को जब भी इंडिया के अंदर पुकारा जाता है तो मोहम्मद रफ़ी करके पुकारा जाता है, ना कि रफ़ी करके। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते अपनी इस सिंगिंग लाइफ के दौरान, और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है पद्मा श्री अवार्ड भी जीता, और ये उनके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात थी क्योंकि उनका लोहा जो है पूरे हिंदुस्तान के बर-ए-सग़ीर के अंदर माना जाता था। मोहम्मद रफ़ी साहब, दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब अपने बच्चों को लेकर जब फ़िल्म देखने जाते तो उनके बच्चे कहते कि हमने आपके साथ फ़िल्म देखने नहीं जाना, क्योंकि उनके अंदर उनके गीत हुआ करते थे। तो बच्चे कहते थे कि हमने पूरी फ़िल्म देखनी है, जबकि रफ़ी साहब कहते थे कि हम 15 मिनट लेट जाएंगे फ़िल्म के सिनेमा के अंदर और 15 मिनट पहले उठ के वापस आ जाएंगे, क्योंकि लोग फिर उनके गिर जमा हो जाते थे और वो ज़ाहिर उनके परस्तार बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता था। अभी भी पिछले दिनों उनका जो एक स्टेज पर उनके बेटे को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें जब भी बाबा के साथ मूवी देखी है तो हमने ना उसका क्लाइमैक्स देखा है और ना उसका स्टार्ट देखा है, क्योंकि वो 15 मिनट पहले चले जाते थे और बाद में जाते थे और 15 मिनट पहले वहाँ से सिनेमा से निकल के आ जाते थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो मतलब डिटेक्ट हुआ और उसका इलाज करवाते रहते थे, लेकिन आस्ता आस्ता वो बीमार रहना शुरू हो गए और एक दिन उनकी तबीयत खासी ख़राब हुई और उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो उस दिन जाँबर ना हो सके। और 31 जुलाई सन 1980 के अंदर रात 10:25 पर अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, और सबके कानों के अंदर गूंजने वाली सबके कानों के अंदर रस घोलने वाली आवाज़ जो थी आखिरकार खामोश हो गई, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने 55 साल की उम्र में वफ़ात पाई, और वो सीवियर हार्ट अटैक था जिससे उनको दोबारा संभलने का मौका ना मिला। तो एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत इंसान, फ़रिश्ता सिफ्त इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, बचपन से मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनने का बहुत शौक़ था, और यकीन कीजिए कि व्हेन आई वाज 6 और 7 ईयर जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनता था तो वाकई मुझे कुछ होता था, क्योंकि मैं भी सिंगिंग के साथ थोड़ी सी तवाज़ुन कर लेता हूँ। तो मुझे मेरे जो पसंदीदा गुलकार हैं मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो यूँ ये इतनी खूबसूरत आवाज़ जो थी वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई, और मोहम्मद रफ़ी साहब का फ्यूनरल था, जो उनका जनाज़ा था, उसके अंदर करीब उनके 10,000 मद्दाह थे जिन्होंने शिरकत की उनके जनाजे के अंदर। और उनको बम्बई कब्रिस्तान, जो मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया, और यूँ हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। दोस्तों, जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का जो जस्ते खाकी कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, उस दिन बहुत खूब बारिश हुई थी। लिखने वाले कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और जो था वो एक रहमत बरसी उनके जनाजे के ऊपर। तो बहरहाल एक खूबसूरत आवाज़ जो थी वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। दोस्तों, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम
मैं वो एक मोश्ते गुबार हूँ, न किसी